सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी 2023 के बारे में और कुछ बेसिक बातें हैं जो जैसे आपको अभी 35 दिनों में ध्यान में रखनी है। चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या टेस्ट सीरीज की बात करें या पीवाईक्यू की बात करेंगे। और एक रियल एग्ज़ाम में जैसे बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होता है, कैसा उनका माइंड सेट होना चाहिए। कई बार पेपर फर्स्ट को देखकर कई भ्रांतियां बना लेते हैं कि वो पास होंगे या फेल होंगे, तो पेपर सेकंड खराब कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जो जिनका जवाब इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। साथ में हमारे साथ है हरिराम, जिन्होंने इस बार आइस का इंटरव्यू दिया है और 2 बार लगातार प्री पास हैं। इनके टोटल 3 अटेम्प्ट में, जिसमें पहली बार ये प्रीलिम्स पास नहीं कर पाए थे और इनका मानना था कि वो एग्ज़ाम के दौरान इनकी गलती थी जिसकी वजह से पहली बार में ही प्री पास नहीं कर पाए। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और सेकंड और थर्ड टाइम जैसे 2021 और 22 में दोनों बार इन्होंने प्री पास किया, तो वो भी रणनीति जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या रिसोर्सेज रहे हैं और ये 30-35 दिन आपके पास है तो इनमें आप क्या रणनीति अपना सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद अरुण भाई। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार जैसे आपका अभी रिसेंटली आइस का इंटरव्यू हुआ है, तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही लग रहा है। हाँ। और तो इसमें तो क्या है कि एक वो सब्जेक्टिव है तो अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, तो जैसे अभी आपके पास भी बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट है जो इस बार एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप उनके जो क्यूरीज है उनका जवाब दो। तो इस वीडियो के माध्यम से शायद उनको भी ये जवाब मिल पाएगा। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहता है कि अभी 30-35 दिन बाकी है, तो इस समय उनका फोकस किस पर होना चाहिए? इसमें देख के अपने को अब क्या है कि एक तो स्वयं को अपने आप समेटते जाना है, हाँ। फैलाने से बचना है। उसके लिए अब सबसे पहले तो अपने को जो अपने सोर्सेज है उसको लिस्टिंग करना होगा कि कौन से सोर्स को अब अपने ज़्यादा फोकस करना है, हाँ। किसको ज़्यादा रिवाइज करना है और किसको छोड़ना है। तो इन सब चीज़ों को एक तैयार करके एक 30-35 दिन के जो बाकी बच्चे हैं तो इतने दिनों की स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। कितने दिनों में कम मैं कितने टेस्ट लगाऊंगा, कौन कौन से सोर्सेज जो रिवाइज करूंगा, तो ये सब देखना होगा। इसके बाद अपना जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज, हाँ, वो साथ में रखने होंगे। जैसे कि अभी तक भी तैयारी की हो तो स्टार्टिंग से उनको साथ में रखना करना ही चाहिए, लेकिन अब वो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसा कि बहुत सारे पेपर जो होते हैं उसमें वो रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन के माध्यम से सॉल्व होते हैं। हाँ, तो देखने में ऐसे लगते हैं कि बहुत टफ है वो, हाँ, या उसके लिए बहुत वाइड पढ़ना पड़ेगा अपने को। लेकिन वो उनसे अपने को बचना भी उतना ज़्यादा पढ़ने से, बल्कि उसमें अपने को एलिमिनेशन वाला देखना है। हाँ, और जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर अपने को एक नॉलेज होना ही चाहिए, वो चीज़ें अपने सोर्स एज में कहाँ है, वो सब चीज़ें होती है। जैसे मुद्रास्फीति जैसे कुछ टॉपिक हैं इकोनॉमी में बात करें तो वो तो उनके कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर होने चाहिए अपने। तो पहली चीज़ें तो यही हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है जैसे यूपीएससी में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं एक कोर एरिया बन जाता है। तो लास्ट समय जैसे हम रिवीजन करते हैं तो स्ट्रेटेजी में ये रखना चाहिए कि उन सब्जेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता दें जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत बुक हो गई, पॉलिटी में हम कह सकते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। बिल्कुल। आप इकोनॉमी की बात करी थी कि इकोनॉमी में आप थोड़ा सा काम करके, जैसे आप चाहे मुद्रास्फीति की बात करो, बैंक जो दर है बैंक दरों की बात करो, इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, भुगतान संतुलन, ट्रेड वाले टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट के जो टॉपिक है जहाँ से एक स्टैटिक इन्वायरमेंट एनसीईआरटी से हम पढ़ते हैं, तो ऐसा हमें कोर एरिया डिसाइड करना चाहिए। प्राथमिकता हमें तय करनी चाहिए कि किन क्वेश्चन किन चीज़ों से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री वाइड है, काफ़ी वाइड है, तो इस समय ये है कि टाइम आपके पास कम है तो आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर काफ़ी ट्रिकी भी रहता है तो उसको लास्ट में रख सकते हैं। ऐसा हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं और ये इंडिविजुअल एक व्यक्ति पर डिपेंड करेगा कि उसको किन चीज़ों पे अभी फोकस करना है। दूसरा एक क्वेश्चन इस समय रहता है टेस्ट सीरीज को लेकर रहता है उनका कि एक तो टेस्ट सीरीज कौन सी करनी चाहिए, कितने इस समय टेस्ट लगाने चाहिए, और एक ही होता है कि क्या तरीका होना चाहिए। कि कई बार बच्चों का ये डाउट रहता है कि उनके 5 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे टेस्ट देने में, 3 घंटे एक्सप्लेनेशन और देखने में, गलतियाँ देखने में, तो क्या उनको टेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। एक होता है कि उनका स्कोर कभी कभी लो हो रहता है तो उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, तो इससे हम कैसे निपटें? टेस्ट सीरीज देखिए इस टाइम मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ। आप करते हो तो जैसे पहले हमने बताया वो तो करना ही है। उसके अलावा अपनी जो तैयारी कैसी है, जैसे हमने जो कॉमन जो सोर्सेस है बेसिक जो, हाँ। वो तो पढ़े हैं, लेकिन उसका आउटपुट अपने कितना मिल रहा है वो अपन हमें जो टेस्ट सीरीज में पता चलेगा। हाँ। लेकिन टेस्ट सीरीज एक नॉलेज के से बढ़कर एक आगे और बहुत कुछ है। हाँ। जैसे एक तो आपने बताया उसमें कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है
कि कोई भी टेस्ट हो उसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक हाई लेवल अपना बना रहे, उसमें जो है स्कोर ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसके बावजूद अपने आप को एक बैलेंस्ड रखना, स्कोर है उससे ज़्यादा इफेक्ट न होते हुए आगे अपनी तैयारी को जारी रखना। एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना। दूसरा है टेस्ट सीरीज में कि हम क्वेश्चन को सोल्व करने की जो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, वो हमारी वहाँ पर यूपीएससी हाउस मतलब कि वो एग्ज़ाम हाउस है, उसमें एग्ज़ाम हॉल में जा कर के वो सब चीज़ें नहीं होती। तो वो पहले ही टेस्ट सीरीज में अपने को कर लेनी होती है कि मुझे कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितने में मतलब गलत क्वेश्चन या वो जो क्या वो अपॉर्चुनिटी अपने उसमें बन रही है, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, लेकिन मैं अटेंड कर रहा हूँ तो उसमें मेरी क्या वो एक्यूरेसी है, तो उसको कितने लेने हैं वो पता चल जाता है। मैं 80 करता हूँ या वो 90 करने हैं, उससे ज़्यादा करने हैं, वो चीज़ें हमें वहीं से पता चलती है। और एक इसमें जो हम देखते हैं कि यूपीएससी का जो रियल पेपर है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना होता है, ऐसे क्वेश्चन। तो उनको अटेंड करने, उनको उनको क्या वो अभी सॉल्व करना है अपने को। तो वो जो रिस्क कैपेसिटी है वो बिल्ड होती है अपनी टेस्ट सीरीज से। यहाँ पर अपने को जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बिल्कुल भी नहीं देखे, उन्हें अपने एक चीज़ ढूंढनी होती है। यूपीएससी का जो एक जो नेचर है पूछने का क्वेश्चन या वो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हम, उस टॉपिक का जो नेचर है उसके साथ जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, वो कितनी मैचिंग है उनमें, तो उनके आधार पर हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमें खोने के लिए अपने पास कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर हम रिस्क लेते हैं, बाद में देखते हैं कि मेरा अनुमान कितना सही था। तो यहाँ पर वो एक आपकी रिस्क जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं कि स्कोर आपका कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। टेस्ट सीरीज तो आपके लिए वो चीज़ है कि आपको वो चीज़ें सिखा रही है, कैसे एमसीक्यू से आपको डील करना है वो आपको सिखा रहा है। इसका मेरा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है कि उस टाइम मैंने लास्ट 1 मंथ काफ़ी टेस्ट लगाए थे, तो उस वक्त में कभी भी मतलब कि 50 से तो ऊपर गए नहीं। फाइनली मतलब 50 क्वेश्चन, और मेरा एवरेज रहता तो 40 था। 40 क्वेश्चन काट पाट कर उतने बचते थे। और लगभग वो डेली वो चीज़ें होने लगी ना, तो लास्ट तो इतना वो मोरल डाउन हो जाता है उस टाइम। लगता है यार कि अब की बार तो नहीं होगा, और क्यों सुनते भी हैं कि एक मिनिमम 50 तो एवरेज रहने चाहिए क्वेश्चन जो है वो। तो उस हिसाब से लगता था अब की बार तो हम कंपटीशन में नहीं है। तो वो चीज़ें लगने लगी थी। उस वजह से क्या होता था, फिर उस डिमोरलाइजेशन की वजह से जो सोर्सेज वगैरह रिवाइज करते हैं उसमें भी फिर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता फिर उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो फिर रियल एग्जाम में जैसे पहले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए आपके जीएस फर्स्ट में? उसमें मेरे जो मैं टेस्ट सीरीज में जो आ रहे थे उसका काफ़ी एक पूरा उल्टा दिखा मुझे। अच्छा, मतलब स्कोर काफ़ी मतलब कट ऑफ पार कर रहे थे? कट ऑफ से काफ़ी ठीक था, ऐसे कट ऑफ उस टाइम में 90 के आसपास रही थी मेरे, उसमें 103 आए थे। और पहला अटेम्प्ट आपको सीसेट में थोड़ी सी दिक्कत कर गया। सीसेट का मेरे यह कि तैयारी स्टार्ट की थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो इतना वो टाइम भी नहीं दे पाया था, 2 से मैं लापरवाही भी कर गया था। क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट था, इतना वो उसको बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया था। सोचा कि 33% बनाने हैं, तो वो तो 80 क्वेश्चन है, उसमें इतने क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे कि वो निकल जाए। मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है, इस समय ये भी ध्यान रखना है कि 35 दिन बचे हैं, तो सीसेट अभी यदि आपने अभी तक नहीं देखा, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पर और कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, तो ऐसा नहीं है। देख लो, मतलब यूपीएससी का पैटर्न हर दिन बदलता है, हर एक बार नया पैटर्न देखने को मिलता है। और सीसेट को लेकर मैंने भी एक सोल पेपर बनाया है कि एक पैसेज को लेकर आपकी एक रहता ना कि कैसे इनको अटेम्प्ट लें, एक लॉजिकल वे होना चाहिए उसमें। आपको मैथ रीजनिंग का भी अच्छा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। जीएस फेस्ट का भी हमने PYQ बहुत अच्छा लॉन्च किया, उसमें भी आप देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चों को ये बताना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जैसा आप बता रहे थे, आपका अनुभव बता रहे थे, इसके बारे में आप बता सकते हो। जैसा कि एग्ज़ाम हॉल में जो अपने है ना, एक तो जाते ही क्वेश्चन पेपर देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ये तो सबको पता ही है। लेकिन वहाँ पर जा कर के वो 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग देखते हैं ना, तो ऐसे ऐसे आते हैं कि वो लगता है यार कहाँ से लाए हैं, यूपीएससी के सिलेबस से तो नहीं है। उनसे अपने आगे के पूरे पेपर को जज नहीं करना चाहिए। जब तक आप 100 क्वेश्चन तक पहुँचो नहीं ना, पूरे क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ भी जज मत करो। आप लास्ट तक पूरा सोल्व करो। उससे पहले आप ये देखो कि जो मेरे होंगे वो बाद में देखेंगे, या जो आप अनुमान से लगा रहे हो ना उनको अभी आप माइंड में सही मान के चलो
अब क्या होता है, कई बार हम स्टार्टिंग में 10-15 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, लगता है यार कि पेपर ये तो अपने अब की बार तो लेवल से बाहर है, अगले साल देखेंगे, तो वहाँ पर हम हार मान जाते हैं ना, वो बहुत उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हाँ। तो अब क्या होता है, स्टार्टिंग में यदि हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उनको छोड़ते जाओ, एक कुछ भी अटेम्प्ट मत करो। स्टार्टिंग में आप क्या होगा, 15-20 क्वेश्चन के बाद है ना, ऐसे अपने आप क्वेश्चन ईजी आने लगेंगे, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, फिर आप पूरा पेपर करके वापस उन क्वेश्चन में आओगे स्टार्टिंग वाले, उनमें भी कुछ वो लॉजिक वगैरह लगने लग जाएगा। हाँ। और स्टार्टिंग में क्या दिक्कत होती है कि हमारा माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि टाइम लगता है उसको भी एक्टिव होने में। तो फिर बहुत पहले चीज़ें पढ़ी है या बहुत कम 1-2 बार पढ़ी है, वो चीज़ें बाद में वो याद आ जाती है, तो फिर वो आप स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन भी हैंडल कर लेते हो। कई बार ये भी होता है ना कि जैसे पेपर फर्स्ट हम दे रहे हैं, तो वो देने के बाद में हमारा माइंड सेट ये रहता है कि इस बार जीएस फर्स्ट गया हमारा। वो सबको ऐसा फील होगा क्योंकि पेपर ऐसा नेचुरली ऐसा होता है उसका, और उसके चक्कर में हम पेपर 2 भी खराब कर लेते हैं। कई बार तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कि यार मेरा तो पेपर फर्स्ट खराब हो गया। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सी सेट में बहुत कम स्कोर होने की वजह से वही था। हाँ। कि जो मेरा जीएस फर्स्ट था, हाँ। वो मुझे लगा कि बहुत ख़राब हुआ है, तो सोचा कि अब की बार तो ऐसे भी हम कंपटीशन में नहीं है, हाँ। तो उस वजह से दूसरा सी सेट पहले तो यही था कि दे नहीं दे, तो इतना ज़्यादा वो डिमोरलाइज हो गया। और 2 घंटे में आपको रिकवर भी होना है, पूरी वो मेंटलिटी आपको वापस उतना वो साइकोलॉजिकल रूप से आपको रिकवर होना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो एक्सपीरियंस था नहीं, हाँ। तो वो ज़्यादा सोच लिया, अपने आप को जज कर लिया। दूसरे में फिर वही पूरा ख़राब हो गया। फिर जो सी सेट है वो आपके नॉलेज वगैरह सबसे बढ़कर जो माइंड आपका कितना जो है वहाँ पर पीस सिचुएशन में है, वो इम्पोर्टेंट है। वो आप यदि इतने डिमोरलाइज रहेंगे तो उतना वहाँ नहीं रहेगा, फिर पूरा पेपर वो खराब हो जाता है। तो पहले पेपर जैसे कैसा भी जाओ, आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ गए, फिर उसको बिल्कुल माइंड से निकाल दो, उसको साइड रख दो। 2 घंटे जो आपको मिलते हैं बीच में, एकदम फ्री रहो, कुछ भी किसी फालतू ही मतलब वो मत करने लग जाओ कि आप गूगल निकाल लिया और देखने लग गए ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, बिल्कुल मत करो, सबसे बड़ी गलती होती है ये। हाँ। एकदम फ्री रहो, अपना चाय पानी नाश्ता खाना कुछ भी करना करो, रेस्ट करो, फिर दूसरा पेपर एकदम बढ़िया माइंड से देने जाओ। तो मेरे हिसाब से उसका काफ़ी पॉजिटिव आपको लाभ मिलेगा। हाँ। हाँ। एक चीज़ जैसे कई बच्चे अभी इग्नोर कर देते हैं, PYQ को सही से नहीं देखते हैं। जैसे मेरा ये मानना है कि जिनका टेस्ट सीरीज में स्कोर कम आता है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, तो अभी भी PYQ की स्ट्रेटेजी बन सकती है उनकी अच्छी, क्योंकि जैसे 10-15 साल की वो यदि पेपर देखते हैं या यूपीएससी के अदर एग्जाम के भी पेपर वो देख सकते हैं, CDA CPA पे उनके, तो क्या ये भी आपकी रणनीति में शामिल था? PYQ तो मेरे स्ट्रेटेजी में हमेशा रहता ही है, उनके बिना तो एक PYQ जो अपने को एक गाइडेंस के रूप में इतना देता है ना। ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि को क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। वो मुझे लगता है किसी भी एक टीचर या उनसे ज़्यादा किसी कोचिंग से ज़्यादा आपको PYQ बता सकते हैं। आप खुद अपने उससे जो है कि गाइड बन सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते अपने को पता चल जाता है कि कोई टॉपिक है उससे यूपीएससी कितना डीप में जाता है। कोई बार ऐसे टॉपिक होते हैं उनमें से एकदम ऊपर से पूछ लेता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे जो मूल अधिकार है वो हम पढ़ते हैं, कितना डीप में जाकर के आप रटने लग जाओ चाहे, लेकिन यूपीएससी के हम देखते हैं PYQ के इतने इजी पूछे ऊपर से। इसी प्रकार वो भी बहुत सारे ऐसे वो जैसे को हम एलिमिनेशन के माध्यम से एकदम अपने वो बेसिक क्लियर है कि कोई चीज़ क्या है, उसका करेक्टर अपने को पता है। अब की बार 2022 में ऐसे क्वेश्चन आया था, ब्रिटिश शासन के टाइम वो एक्ट 1919 का एक्ट था, उसमें जो विषय थे तो उनमें वो यदि ब्रिटिश शासन का अपने को करेक्टर पता है तो आंसर वो एक आराम से मिल सकता है। तो ये चीज़ें वो PYQ से मिलती है अपने को। और CCET को लेकर जैसे आप बता रहे थे कि आपका भी मैथ रीडिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपका पक्ष नहीं था, तो आप पैसेज के माध्यम से या CCET निकाले हैं आपने, 2 बार निकाला है, तो CCET को लेकर इस समय क्या रणनीति बन सकती है? CSET का जैसा कि मेरा पहले वही था कि मैथ वगैरह कभी रही नहीं है, जैसे मेरा बैकग्राउंड संस्कृत है तो मुझे लगता था कि काफ़ी टफ हो सकता है मेरे लिए। लेकिन फिर वो एक दो इसमें होता है ना, 80 क्वेश्चन होते हैं अपने पास, उनमें ऐसे 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं हमारे पास जिनको हम थोड़ा सा टाइम दे करके यदि उनको कर लेते हैं तो वो आराम से हो जाते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक रूप हम ये कर सकते हैं कि स्टार्ट करते हैं तो फिर किसी हार्ड क्वेश्चन में टफ है ना अपने लिए, उसमें बिल्कुल मत फंसें। थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि वो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ते ही कुछ माइंड में उसका आंसर क्लिक नहीं कर रहा है, या जो है वो फ्लो बनना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर के लिए, वो नहीं हो रहा, तो उससे आगे बढ़ जाइए। और ऐसे करके आप 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक चले जाइए
उन जो इजी आ रहे हैं उनको फटाफट आप सोल्व कर लीजिए। हाँ। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाए तो इसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो इजी हैं सब सोल्व हो जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस जो आपका है, तो कॉन्फिडेंस की वजह से क्या करोगे आप, पीछे वाले क्वेश्चन भी है ना जो पहले टफ लग रहे थे अब वो भी इजी लगने लगेंगे। उसमें आपका वो माइंड जिस गति से दौड़ेगा ना, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ हो सकते हो। और प्रैक्टिस है वो तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैथ वाले जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो माइंड अब अचानक वहाँ पर एग्ज़ाम वाले दिन जाकर उतना ऊपर नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है आप डेली 1-2 घंटे प्रैक्टिस करते रहो। और क्या हम ये अब की बार जैसे 2-3 सालों से जो CSET में काफ़ी लोग रह रहे हैं, तो उसकी वजह से अब काफ़ी इसका हवा भी बहुत ज़्यादा बन गया है। कुछ लोगों में मैंने देखा है कि वो GS को भूल कर के अब CSET में लग गए हैं पूरी तरह। तो ये भी मत करो। यहाँ पर बुद्ध का जो हमारे तो मध्यम मार्ग है उसको अपनाओ। यदि वो जो रह रहे हैं तो हम देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन से रह रहे हैं, तो अपने को उतना ही सुधार करना है। तो उसके लिए बस वो कंटिन्यूटी जरूरी है, ना कि आप पूरा ही फोकस उस पर कर दो, तो इससे भी बचो। और जैसे अभी आपने रिसेंटली इंटरव्यू भी दिया है और आप मन में विश्वास आशा तो रहता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, लेकिन साथ में जैसे अभी आप प्रीलिम्स की रणनीति भी लेके चल रहे हो, तो जैसे अभी 22 मई तक फाइनल रिजल्ट आएगा, 22-25 मई तक आएगा, तो आपका मतलब अभी क्या माइंड सेट है, अभी क्या कैसी चीज़ों को लेकर आप मैनेज कर रहे हो पढ़ाई को लेकर? तो कि ये UPSC का एक तो अपने को पता है कि अनिश्चितता है, किसी भी मतलब इसमें स्टेज पर आकर के हम ये फाइनली कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे कि अब इंटरव्यू भी दिए हैं तो परी का भी मैं ऐसा नहीं कह सकता मैं अगला क्लियर हम कर ही लेंगे। अभी सब जो एस्पायरेंट है वो बराबरी हैं। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं वो हमसे कंपटीशन में और ज़्यादा आगे होते हैं, क्योंकि उनको वो एक ज़्यादा वो टाइम भी देते हैं और इतना जितनी वो शिद्दत से लगे रहते हैं। अभी 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद वो भी नहीं हो पाता, तो उस हिसाब से वो एक जो प्रतिस्पर्धा बराबर की हो जाती है। तो कहीं पर भी हम एक वो नहीं छोड़ सकते कि यार अब हो ही जाएगा, तो वो हम ओवर कॉन्फिडेंस होने से बच सकते हैं। और दूसरा इसमें ये भी है कि आपने जो पिछला आपने कुछ भी दिया, प्री मेंस इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ तक आपका हो गया, उसके आप आगे उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक उसको लेकर के नहीं बैठ सकते। एक तो UPSC का साइकिल इतना फिक्स है, तो प्री के बाद में जैसे मेंस इंटरव्यू और हाथों हाथ वो आ जाएगा, इसका वापस पर ही आ जाएगा। तो आप इसमें कहीं भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकते कि आगे का आगे रिजल्ट के बाद में देखेंगे, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो मेरा मानना अब इंटरव्यू दिया तो तब तक मैं जो जितना कर सकता था वो कर लिया। अब ज़्यादा फोकस है अपना आगे क्या कर सकते हैं वो है कि इंटरव्यू या रिजल्ट को लेकर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसा भी होगा वो देखेंगे। लेकिन अब जो है वो 28 मई अपने हाथ में है, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी पूरी रहती है वो 22 मई के बजाय 28 मई को लेकर ही है। हाँ, ये बढ़िया बताया आपने। और ये ऐसा ही आता है, UPSC का रियल में नेचर ऐसा है, मैंने भी अपनी जर्नी में देखा है, कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो ऐसे ही चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। आशा करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनके काफ़ी आंसर इस वीडियो से मिलेंगे। और आपसे भी एक बात चाहता हूँ कि आप दुआएं करना हर राम के लिए इस बार, क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया अपनी मेहनत से, और अभी आप लोगों का प्यार और विश्वास और ईश्वर से मतलब प्रार्थना करना कि इस बार इनका फाइनल सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।